हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा अब हम करेंगे का 7वां भाग। इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। रणविजय जब ऑफिस पहुंचा तो उसे आज ऑफिस में रोज की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही हलचल महसूस हुई। पता चला कि कल रात ही कंपनी बिक चुकी है और इस कंपनी के नए मालिक ऑफिस में आने वाले हैं। रणविजय को अच्छी खासी हैरानी हुई। कंपनी अच्छे फायदे में चल रही थी और इस कंपनी का आगे स्कोप भी बहुत बढ़िया था। ऐसे में रातों रात कंपनी बेच देना, जरूर कुछ न कुछ हुआ है। पर रणविजय इस कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय था, इसलिए इस बात को दिमाग से झटकते हुए उसने अपनी डेस्क संभाल ली। अब तो देखना ये था कि कंपनी के नए मालिक का घर पुराने एम्प्लॉयज के साथ कैसा व्यवहार रहता है। अभी रणविजय के पास काफी टाइम था। उसने पूरी फाइल स्टडी करनी शुरू कर दी क्योंकि फाइल ईशानी ने कंप्लीट की थी, इसलिए वो प्रेजेंटेशन के टाइम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं चाहता था। रणविजय को यहाँ पर काम करते हुए वैसे भी 4 महीने से ऊपर हो चुका था और आज उसकी सैलरी की डेट थी। बॉस ने उसे सैलरी के साथ साथ प्रमोशन देने का भी भरोसा दिया था, पर अब ऐसा उलटफेर हो जाने के कारण रणविजय नए बॉस के साथ भी अपना कोई इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहता था। आज निकलते वक्त ईशानी ने उसे याद दिलाया था कि उसे डॉक्टर के पास जाना है। ईशानी की प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। कुछ ही दिनों में उनके घर खुशियां आने वाली थी। रणविजय को आए हुए अभी 10 मिनट ही बीते होंगे कि चपरासी ने आकर उससे कहा कि उसे ऑफिस में नए साहब बुला रहे हैं। रणविजय को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि अगर कोई नया मालिक कंपनी को इस तरह से टेकओवर करता है या फिर खरीद लेता है तो वो उसकी तरफ से कोई ऑफिसर निश्चित ही एम्प्लॉयज को संयुक्त रूप से कुछ न कुछ संबोधित करता है। लेकिन इस ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि अभी तक किसी को ये भी नहीं पता था कि आखिर कंपनी को खरीदा किसने है। रणविजय ने चुपचाप अपनी फाइल उठाए और बॉस के केबिन की तरफ चल दिया। दरवाजे पर रानावत ग्रुप का हेड बॉडीगार्ड खड़ा था। उसने रणविजय के सम्मान में अपना सर झुकाया। रणविजय काफी कुछ समझ गया। उसने अदब के साथ रणविजय के लिए केबिन का दरवाजा खोल दिया। अंदर कंपनी के पुराने बॉस के साथ रणधीर सिंह रानावत बैठे थे। रणविजय चुपचाप जाकर उनके सामने खड़ा हो गया। रणविजय को देखते ही कंपनी का बॉस उठकर खड़ा हो गया। प्लीज रणविजय बैठो। कंपनी के बॉस ने रणविजय को सीट ऑफर की। ये वही बॉस था जो कि काम पूरा होने के बावजूद भी बेवजह का रणविजय सहित हर एक एम्प्लॉय पर चिल्लाता था। रणधीर सिंह रानावत को देखकर या रणविजय के साथ उनके रिश्ते को जानकर इसके तेवर आज बदले हुए थे, और कोई समय रहता तो रणविजय अपनी आदत के अनुसार बॉस की हालत के मजे लेता। लेकिन इस वक्त तो उसे रणधीर सिंह रानावत पर गुस्सा आ रहा था। नो सर, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप फाइल देख लीजिए। रणविजय ने थोड़े में जवाब देकर अपने पुराने बॉस के आगे फाइल कर दी। बॉस फाइल लेकर टेबल पर रख दी और रणविजय से कहा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इनके बेटे हो। सर, मैं यहाँ पर अपने आने वाले कल को संवारने के लिए काम करने आता हूँ, ना कि अपने बीते हुए कल को दोहराने। वैसे भी मेरे पास्ट में मेरी क्वालिफिकेशन से ज्यादा और किसी चीज को लेकर इस कंपनी को कोई मतलब नहीं है, रणविजय ने रूखे शब्दों में कहा। रणविजय के जवाब ने रणधीर सिंह रानावत को काफी कुछ समझा दिया था। वो अब तक सोच रहे थे कि रणविजय की अकड़ खत्म तो नहीं, लेकिन ढीली जरूर हो चुकी होगी। लेकिन रणविजय अभी भी अपने पूरे रौब के साथ ही था। रणधीर सिंह ने हाथ के इशारे से पास खड़े आदमी को जाने के लिए कहा। अब कमरे में केवल 2 ही लोग बच गए थे, रणधीर सिंह रानावत और रणविजय सिंह रानावत। तब कैसा लग रहा है अपनी ही कंपनी में नौकरी करके? रणधीर सिंह रानावत ने पूछा। वैसा ही जैसा आपको रॉयल्स राजपूताना के एमडी के चेयर पर बैठने में लगता है, रणविजय आराम से जवाब दिया। तुम उस पोजीशन की तुलना अपनी डेस्क से कर रहे हो, मतलब भी समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम एक नौकर को कंपनी के मालिक के साथ कंपेयर कर रहे हो।
रणधीर सिंह राणावत का पारा हाई हो गया। आपने नौकरी की बात की है। एक एमडी भी अपनी कंपनी में नौकरी ही करता है, जैसे कि एक एम्प्लॉय। रणविजय ने बिल्कुल शांत जवाब दिया। खैर, इन सब बातों को छोड़िए, कहिए जो आप कहना चाहते हैं। रणविजय ने सीधे सीधे मुद्दे की बात की। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस शहर में रहकर मेरी आंखों से बच सकोगे? रणधीर सिंह ने पूछा। बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि मैं आपकी आंखों से बचना तो दूर, आंखों से ओझल भी नहीं होना चाहता, ताकि आप अपनी आंखों से मुझे फर्श से अर्श तक जाते हुए देखें, जहां लाकर आपने मुझे फेंका है। रणविजय ने रणधीर सिंह राणावत की आंखों में देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हें अर्श से फर्श पर लाकर फेंका है कि तुम खुद अपनी जिद से अपना घर परिवार छोड़कर आए हो? रणधीर सिंह ने कहा, आप बेहतर जानते हैं। रणविजय ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस तुम्हें यहाँ से वापस घर लेने आया हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें घर से निकाला है, तो तुम अभी के अभी इस वक्त मेरे साथ वापस घर चल रहे हो। रणधीर सिंह ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ। रणविजय ने साफ किया, मैं किसी और की बात नहीं जानता, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे हो और मैं अपने बेटे को वापस लेने आया हूँ। तुम अगर चाहो तो इसके लिए मैं तुम्हें पूरा राणावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज तो क्या, रॉयल्स राजपूताना भी देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ वापस घर चलो। रणधीर सिंह ने कहा, और मुझ पर इस मेहरबानी की वजह? रणविजय ने पूछा, तुम जो चाहे समझ लो, आज नहीं तो सब कुछ तुम्हारा ही है। इस तरह से यह छोटी सी नौकरी करके तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो? रणधीर सिंह ने पूछा, मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। रणविजय ने आराम से जवाब दिया, लेकिन आप इस तरह से यहाँ आकर क्या साबित करना चाहते हैं? यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। रणविजय ने कहा, देखो, मुझे ये शब्दों के जाल नहीं आते, इसलिए मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बीवी से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ। रणधीर सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने गुस्से पर काबू रखकर रणविजय से अपनी बात कहें। वही रणविजय का इत्मीनान उनके गुस्से को हवा देकर बढ़ाते जा रहा था। चलिए, आपने ये तो माना कि ईशानी मेरी बीवी है, और अगर मैं आपका बेटा हूँ तो इस नाते ईशानी आपकी बहू भी हुई, और मैं उससे छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकता। रणविजय ने कहा, देखो, अभी भी समय है, तुम वापस घर लौट आओ। तुम ईशानी को साथ रखना चाहते हो तो उससे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम ईशानी को अलग फ्लैट में रख सकते हो। मतलब? रणधीर सिंह राणावत के इस अजीबोगरीब ऑफर पर रणविजय को काफी हैरानी हुई। मतलब ये कि हमारी सोसाइटी में, हमारे बिजनेस सेक्टर में इस तरह की चीजें कोई नई या अनोखी नहीं है। अधिकतर लोगों की एक से अधिक बीवियां हैं। तुम चाहो तो ईशानी को सारी सुविधाएं देकर राणावत पैलेस से अलग रख सकते हो। इसमें मुझे या किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। रणधीर सिंह राणावत ने क्लियर किया, उसी तरह से जिस तरह से आपने मेरी मां को रखा था या फिर अपनी सेक्रेटरी को रखा था। रणविजय ने जलकर पूछा। रणविजय के सवाल से रणधीर सिंह राणावत गुस्से में भर गए। उन्होंने पलटकर कहा, वह तुम्हारे दादाजी की जिद थी। उद्धरण चिन्ह ... और अब यह आपकी जिद है। रणविजय ने भी तेज आवाज में ही कहा, बात को समझने की कोशिश करो रणविजय। तुम्हारी इस एक बेवकूफ़ी की वजह से मैं अपने हाथों से पूरा का पूरा रॉयल्स राजपूताना निकलने नहीं दूंगा। तुम अच्छे तरीके से अपने दादाजी की वसीयत को जानते हो। मैं किसी भी कीमत पर यह सब कुछ उस ईशानी के हाथ में नहीं जाने दूंगा। पूरे रॉयल्स राजपूताना को तुम्हारी जरूरत है। सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। प्लीज तुम आकर सब संभालो, वरना बहुत देर हो जाएगी। तुम घर भी वापस आ सकते हो, पर तुम्हें मानसी से शादी करनी पड़ेगी। रणधीर सिंह की ऐसी बात सुनकर रणविजय मुस्कुरा दिया। सांप काटना छोड़ सकता है लेकिन फुफकारना नहीं। आपकी यह सलाह आपको ही मुबारक हो। मैं एक साथ कई कंपनी जरूर संभाल सकता हूं, पर ऐसी दोगली जिंदगी नहीं। इसलिए ये फैसला आपको करना होगा कि आपको क्या चाहिए। रणविजय ने इत्मीनान से कहा, पिछले कुछ दिनों में रॉयल राजपूताना के शेयर तेजी से डाउन हुए थे।
इस बात को रणविजय जानता था और रणधीर सिंह राणावत के छटपटाहट की वजह भी समझता था। ऐसा नहीं था कि रणविजय वापस घर नहीं जाना चाहता था या फिर उसे रॉयल्स राजपूताना से कोई लगाव नहीं था। ये कंपनी थी जिसे उसके दादा परदादा ने अपनी मेहनत के बलबूते पर खड़ा किया था। रॉयल राजपूताना से सिर्फ एक घर का नहीं बल्कि लाखों घर का चूल्हा जलता था। इस कंपनी में को खड़ी करने में अपने दादाजी की दिन रात की मेहनत को भी उसने देखा था और समझा भी था। वो 70 साल की उम्र में भी बिना रुके रात रात भर जाकर काम करते थे, सिर्फ इसलिए ताकि उनके एम्प्लॉइज को समय से पेमेंट मिल सके। रॉयल राजपूताना ने हमेशा ही अपने हर एक एम्प्लॉइज की ज़रूरतों का ध्यान रखा था और इसी कारण से आज रॉयल्स राजपूताना इस आर्थिक मंदी के दौर में भी पूरे दमखम के साथ खड़ी थी। पिछले दिनों जो 3-4 कंपनियां उसकी बंद हुए थे, उसके एम्प्लॉइज का दर्द भी वह अब समझ रहा था। जो चीजें दादाजी के मुंह से सुनकर उसे समझ नहीं आई थी, उन चीजों को भी उसने ईशानी के साथ रहकर समझ लिया था। जिंदगी ने उसे अब असली सबक पढ़ाना शुरू किया था। रणधीर सिंह राणावत का भी इस कंपनी के लिए संघर्ष उसकी आंखों से छिपा नहीं था। वो खुद आगे बढ़कर अपने विरासत की जिम्मेवारी को संभालना चाहता था। रणविजय के पास टैलेंट की कमी नहीं थी। वो अच्छी तरह से जान गया था कि कंपनियों के बंद होने के पीछे आर्थिक मंदी नहीं, किसी अपने का ही धोखा है और अगर इस तरह से ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन पूरी की पूरी रॉयल्स राजपूताना में ताला लग जाएगा। वो आगे बढ़कर अपनी कंपनी को इस भावर से निकालना चाहता था, लेकिन अपनी शर्तों पर। उसकी नज़र में गलत हमेशा ही गलत होता है, ये सिद्धांत था। एक बार भी अगर पर गलत रास्ते पर पैर पड़ जाए तो कभी भी सही मंजिल नहीं मिल सकती। ये बात उसे उसके दादाजी और माँ ने अच्छी तरह से समझाई थी। एक बार उनकी सलाह न मानने का नतीजा रणविजय भुगत रहा था। उसने जो ईशानी के साथ किया था उसका उसे बहुत अफसोस था। अब वो फिर से ईशानी का साथ छोड़कर ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता था। अगर ईशानी उसकी हमसफर थी, उसका प्यार थी, तो उसका आने वाला बच्चा, उसकी जिंदगी, इन दोनों के बिना वह जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और रणधीर सिंह राणावत इन दोनों का अस्तित्व ही उसकी जिंदगी से छुपाना चाहते थे, जो उसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। मेरी बात मान लो वरना बहुत पछताओगे रणविजय। रणधीर सिंह ने रणविजय को वार्न किया। पछता तो मैं अभी रहा हूँ आपकी बातों को सुनकर। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप दादाजी के बेटे और मेरे डैड हैं। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बीवी और अपने बच्चे के हक को छोड़ दूंगा? वह मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा है और मेरी पूरी जिंदगी पर उनका पूरा हक है। इसलिए आइंदा से मेरे सामने ऐसी बात मत कीजिएगा। कहकर रणविजय वहां रुका नहीं बल्कि केबिन से बाहर निकलने लगा। मैं तुम्हारी पैरों के नीचे से जमीन खींच लूंगा। रणविजय को जाते हुए देखकर रणधीर सिंह गुस्से में चिल्लाए। हैंडल पर रखे हुए रणविजय के हाथ एक पल के लिए रुक गए। वो पीछे मुड़कर मुस्कुरा दिया। मैं जमीन नहीं, अपने हिस्से का आसमान चाहता हूँ। रणविजय केबिन से बाहर निकल गया। अभी तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है रणविजय, अब मेरा गुस्सा भी देखोगे। मैं तुम्हारे सारे पंख काट दूंगा कि तुम चाह कर भी नहीं उड़ सकोगे। और जिस दिन मुंह के बल गिरोगे उस दिन तुम्हारे पास जमीन भी नहीं रहेगी। रणधीर सिंह ने अपने आप में सोचते हुए कहा। अब आगे क्या करने वाले थे रणवीर जी? क्यों अपने ही बेटे बहू के पीछे अपनी अकड़ में इस कदर गुम हो चुके थे कि उन्हें अच्छे बुरे का भी ध्यान नहीं था। जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और यही YouTube पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में पिछले 3 एपिसोड के बेस्ट कमेंट के नाम रहेंगे। हर हर महादेव।